का समय और एक ऐसे चिंतन के स्वस्थता को स्थापित करने का समय है जिसमें हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को आगे बढ़ाने के लिए सभी के बौद्धिक सोच पर उन भावों की स्थापना को बृहत्ता प्रदान करें जिसमें हम सर्वे भवन्ति सुखिनः के महादिव्य मंत्र को स्थापित करने के लिए सभी के बारे में सुखदता पूर्वक चिंतन और सभी के लिए एक आनंदमयी भाव की स्थापना का चिंतन करने के लिए सुदृढ़ मानसिक सोच की आवश्यकताओं की पूर्ति को स्थापित करते हैं। परम आवश्यकता हो जाती है कि हम आप मानसिक सुदृढ़ता की तरफ सोचने को लेकर के, मानसिक सुदृढ़ता की तरफ विचारने को लेकर के अपने चिंतन को और बृहद करें और विशेषकर तब जब हम कोविड पीरियड से गुजर रहे हैं या उससे पार पाने की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। भिन्न भिन्न स्तरों पर, भिन्न भिन्न पटलों पर आपको ज्ञात हो रहा है या भिन्न भिन्न पटलों पर आप जुड़ करके इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति पर कैसे मानसिक अस्वस्थता एक बृहत्ता की तरफ बढ़ रही है, कैसे लोगों में मानसिक अस्वस्थता की स्थिति एक विकराल रूप में दिखाई दे रही है। हम इस अस्वस्थता की स्थिति को कैसे स्वस्थता की तरफ ले जाएंगे, इन्हीं बातों की चिंता को स्थापित करते हुए और कैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक को हम डील करेंगे, उसके साथ हम कैसे पार पाएंगे, उस पर कैसे निदान पाएंगे, इन सब बातों पर आप अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु आदरणीय डॉक्टर ईशान्या राज मैम हमारे बीच जुड़ चुकी हैं और कार्यक्रम का समय सुनिश्चित हो चुका है। तो मैं संपूर्ण सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और आज के इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय ईशान्या राज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं सीआरसी लखनऊ के पूरे टीम को नमस्कार करती हूँ और उनका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। एंड टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. You all are welcome. So let's start with the topic. I'm sharing my screen. I hope my slides are visible to all of you. आप सभी लोग मेरे slides देख पा रहे हैं? Yes मैम। जी मैम, जी प्रेजेंटेशन आ रही है मैम, पीपीटी मोड पे जा। तो जैसा कि हम सबको पता है, today we are going to discuss and learn about some strategies to deal with anxiety disorders and panic attack. So before talking about anxiety and panic, we should know what is mental health. Do you have any idea what is mental health? Have you ever come across this word mental health? क्या कोई कुछ इनपुट डालना चाहेगा कि मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हैं? क्योंकि हम ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक मना रहे हैं, हम एंजाइटी और पैनिक जैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ क्या है इसके बारे में जाने। कोई कुछ बोलना चाहेगा? चलिए कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, it is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community. अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो मेंटल हेल्थ या मेंटली हेल्दी ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा जहाँ पे व्यक्ति को अपने क्षमताओं का, अपने एबिलिटीज का ज्ञान होता है कि हाँ मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं ये कर पाऊंगा या मैं ये कर सकता हूँ। वो जो नॉर्मल डेली स्ट्रेसेस होते हैं ना, हर दिन की जो परेशानियां होती हैं, उससे बखूबी से
निर्वहन करते हुए वो उन परेशानियों से जीत पाता है, और वो जो भी काम करता है वो प्रोडक्टिव होता है और फ्रूटफुल होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। तो मेंटल हेल्थ में आप देखिए इतनी सारी चीजें, इतने सारे फैक्टर्स सम्मिलित हैं। न सिर्फ डब्ल्यूएचओ ने ये भी स्ट्रेस दिया है इन बात पे कि न सिर्फ मेंटल इलनेस का ना होना ही मेंटली हेल्दी व्यक्ति की पहचान नहीं है। मतलब अगर हम डिसऑर्डर फ्री हैं इसका मतलब ये नहीं हम मेंटली हेल्दी हैं। अगर हम इन सारी क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं तभी ये कहा जा सकता है कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है या हम मेंटली हेल्दी हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के जितनी जागरूकता लोग फिजिकल हेल्थ इश्यूज को लेकर के है ना, उतना इसको नहीं है। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जैसे फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं ना, सर्दी खांसी जुकाम, उसी तरीके से हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम अपनी जिंदगी में। कभी कभी हमारे सोच विचार में परेशानी आ जाती है, कभी कभी हमारे मन मिजाज में परेशानी आ जाती है। ठीक उसी तरीके से जब रहे रहे हम में बुखार हो जाता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें जुकाम हो जाती है, हमें खांसी हो जाती है। बट क्या होता है, जब हमें जुकाम होता है, बुखार होता है, खांसी होती है, तो हमें पता होता है कि हाँ ये दवाई खानी है, अगर ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है। लेकिन जब हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, तो हम इसको कभी भी कभी हम उदास होते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है? नहीं, क्योंकि बचपन से हमें वो अवेयरनेस ही नहीं मिला है कि हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी ट्रीट कर सकते हैं या उसको ट्रीट करने के लिए ऑप्शंस को ढूंढ सकते हैं, ऐसा एक्सपोजर ही नहीं मिला है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मलाइज करना है कि फिजिकल हेल्थ इश्यूज के जैसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होता है। और एनजाइटी और डिप्रेशन तो बहुत ही कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जो कि रिसर्च में देखा गया है कि हर 10 में से एक व्यक्ति में ये पाया जाता है। और चूंकि एनजाइटी डिप्रेशन ये सब न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं, और इसमें क्या होता है कि हमारा फंक्शनिंग इंटैक्ट होता है, रियलिटी टेस्टिंग इंटैक्ट होता है, बट कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे हमारा रियलिटी टेस्टिंग जो है वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो ऐसी परेशानियों को साइकोटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, जो 100 में से 1-2 व्यक्तियों में पाया जाता है, और वो सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम करके ऐसा कंसिडर किया जाता है, जिसमें आपने स्किज़ोफ्रेनिया का नाम सुना होगा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का नाम सुना होगा, साइकोसिस का नाम सुना होगा। तो हम सारे मेंटल हेल्थ से अपने आप को बचा तो नहीं सकते हैं, मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं उससे, बट हाँ हम कुछ स्ट्रैटेजीज जरूर अपना सकते हैं जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का प्रॉपर देखभाल कर पाए। और इन स्ट्रैटेजीज में कहीं ना कहीं ये भी आता है कि टू प्रमोट मेंटल और साइकोलॉजिकल वेलबींग, किस तरीके से हम अपने वेलबींग को प्रमोट करते हैं और अपने डेली लाइफ के स्ट्रेसेस और एंजाइटी को कैसे मेंटेन करते हैं। और यही वजह है कि इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में आपको एंजाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उससे कैसे कोप अप करना है उसके लिए इक्विप किया जा रहा है। होपफुली ये आपके लिए आज का डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल हो। तो अभी हमने मेंटल हेल्थ को जाना, मेंटल हेल्थ इश्यूज को जाना, हमने ये भी जाना कि मेंटल हेल्थ जो इश्यूज होते हैं उसमें भी न्यूरोटिक और साइकोटिक करके डिवीजन होता है। तो जो न्यूरोटिक परेशानियां होती हैं वो लेस सीवियर होती हैं, बट जो साइकोटिक होती है वो ज्यादा सीवियर होती है। एंजाइटी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स का ही एक पार्ट है। अगर एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी हम सभी ने अपनी जिंदगी में हर आयाम में किसी ना किसी तरीके से फील करा है। हम आपको पता ही होगा जब स्कूल में हमें कहा जाता था कि आपको स्पीच देनी है तो कैसे हम एंजाइटी में आ जाते थे, या अभी भी अगर हमें कहा जाए कि आपको कई लोगों के सामने जाके बोलना है अचानक से, तो हम परेशान एंशियस हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं अगर हम परेशान होते हैं, एंशियस होते हैं, तो क्या होता है, हम सोचने लगते हैं कि अरे अभी जाना है, ये इस तरीके से बोलना है, हम कैसे बोलेंगे, बोलने के लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना है, ये सारे थॉट्स हमारे अंदर आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं
एंजाइटी कुछ हद तक प्रोडक्टिव भी होता है, जो हमें मोटिवेट करता है कि हम किसी सिचुएशन को किस तरीके से उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और सिचुएशन के लिए प्रैक्टिस करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कि किसी को बहुत ट्रैफिक में ड्राइविंग करनी है, ठीक है, जाहिर सी बात है इतने ट्रैफिक में ड्राइविंग का सोच के ही लोगों के अंदर एंजाइटी होगी, वो भी एंजाइटी का एक सोर्स है, बहुत बड़े ट्रैफिक में ड्राइविंग करना। लेकिन क्या होता है, हमें पता है अरे बाबा वहां पे तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कैसे गाड़ी चलाएंगे, क्या करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम कॉग्निटिवली ना बहुत अलर्ट होते हैं और कॉशियस होते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। अगर एंजाइटी नहीं रहेगी, अरे चल जाएगा गाड़ी, तो हो सकता है ये लापरवाही कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। लेकिन चूंकि एंजाइटी है हमारे अंदर और वो भी प्रोडक्टिव लेवल पे है, एक रेंज में है, तो वो हमें अलर्ट और कॉशियस बना रही है ताकि आगे जो हेल्थ हैजार्ड हो सके उससे हम बच सकते हैं। हाउएवर जब ये जो एंजाइटी से रिलेटेड एक इंटेंस फियर होता है और जो डिस्ट्रेस, जिसको निगेटिव स्ट्रेस कहते हैं, जो हमारे परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा कम करता है, ये अगर बहुत बढ़ने लगता है हमारे अंदर, तब क्या होता है, हमारा डेली फंक्शनिंग जो है वो हैम्पर हो जाता है। फिर अगर हमारे ये जो एंजाइटी है डेली फंक्शनिंग को हैम्पर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर सिर्फ एंजाइटी नहीं, ये एक डिसऑर्डर का रूप ले रहा है और ये प्रोडक्टिव रेंज से कहीं ना कहीं डिसरप्टिव रेंज में जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव रेंज में जा रहा है, और यहीं से एबनॉर्मेलिटी की शुरुआत होती है। और हम कह सकते हैं कि एंजाइटी इस तरीके से एक डिसऑर्डर का रूप लेकर के हमारे फंक्शनिंग को हैम्पर कर रहा है, तो मतलब इसके लिए काम करना हमें शुरू करना है। अभी लोग ये सोचेंगे कि एंजाइटी जो है कई लोगों में कम होती है, कई लोगों में ज्यादा होती है, ऐसा कैसे, है ना। तो बहुत कुछ ये डिपेंड करता है हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, ना, किस तरीके से हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जब इस इंफॉर्मेशन, हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमें एंजाइटी की तरफ वल्नरेबल करता है और हमारे अंदर की एंजाइटी को मेंटेन करता है। अभी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में डिस्टर्बेंस का अगर एग्जांपल हम देखें तो देखा होगा कभी कभी ना हम किसी भी निगेटिव इवेंट को लेकर के बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, बिल्कुल वहीं पे फिक्सेट होंगे। निगेटिव इवेंट में मान लीजिए एग्जाम देना है किसी को और उसकी तैयारी नहीं है और वो बंदा बहुत परेशान है, मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा, मेरे से होगा या नहीं होगा। अब पढ़ाई करनी है उसे, उसके पास 2-4 दिन समय है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एग्जाम में क्या लिखूंगा क्या लिखूंगा, ये प्री ऑक्यूपेशन जो थॉट का है वो बार बार इतना ज्यादा उसके दिमाग में आ रहा है कि वो बिल्कुल फिक्सेट कर गया है वहां पे। और एग्जाम जो उसके लिए एक डेंजर है, उसके फियर को बहुत ओवर एस्टिमेट, मतलब बढ़ा चढ़ा के कर रहा है। एग्जाम में फेल होंगे तो क्या ही हो जाएगा, जिंदगी तो नहीं रुक जाएगी ना। लेकिन वो एग्जाम के फेलियर से इतना डर रहा है, एग्जाम के नेगेटिव कंसिक्वेंसेस से, कि बिल्कुल भी परेशान होकर के बैठा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि हाँ, हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में डिस्टर्बेंसेस है और ये हमारे अंदर एंजाइटी को क्रिएट और मेंटेन दोनों कर रहा है। कई बार क्या होता है ना कि अब जैसे एग्जाम की बात करें तो हमें लगेगा नहीं, हम तो बिल्कुल कोप अप कर ही नहीं कर पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो कोपिंग एबिलिटी है हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये जो कोपिंग एबिलिटीज को अगर हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया तो भी ये तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये भी हमारे अंदर एंजाइटी को मेंटेन कर रहा है और क्रिएट कर रहा है। और ये जो एंजाइटी होता है ना, इसका लोकस जो होता है, अगर हम बात करें, लोकस मतलब जो सेंटर होता है, वो पता है कहाँ लाई करता है, जहां पे हम वो जो परसीव डेंजर है, मान लीजिए एग्जाम की ही बात करें, उसको लेकर के हम जो बिलीफ स्कीमा, मतलब बिलीफ सिस्टम अपने कॉग्निशन मतलब मेंटल प्रोसेसेस में सेट कर लेते हैं। मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो दे पाऊंगा ही नहीं, मैं तो 3 घंटे में कुछ लिख पाऊंगा ही नहीं। तो यही यही वो सेंटर होता है जो एंजाइटी को बहुत ज्यादा हमारे अंदर बढ़ाना शुरू करता है और ये धीरे धीरे डिसऑर्डर के रूप में परिवर्तित होता है। और अगर हम कंटिन्यूअसली जो रियलिटी है उसको बहुत
एज अ डेंजर के रूप में परसीव कर रहे हैं, एग्जाम को बहुत डेंजर के रूप में परसीव कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं ऐसा लग रहा है मैं विक्टिम हूँ, मैं ही क्यों देने जा रहा हूँ, मुझे नहीं देना है। तो ये क्या हो रहा है कि अभी एग्जाम के समय तो आप कर ही रहे हैं, फिर दूसरा कुछ हो रहा है, उस इवेंट में भी आप उसको एज अ डेंजर परसीव करके अपने आप को विक्टिम का रोल दे करके इस तरीके से अपने प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस डिसऑर्डर के लिए वल्नरेबल होंगे, मतलब बार बार एंजाइटी इश्यूज आपके अंदर होंगे। और इस तरीके से ये एक वीसीएस साइकिल को मेंटेन करेगा। कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निगेटिव स्ट्रेस आएगा, वो क्या करेगा, आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा, फिर आपको लगेगा मैं विक्टिम हूँ, आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगा और आप एंजाइटी डिसऑर्डर के, एंजाइटी अटैक्स के ऐसे शिकार होते जाएंगे। और कई बार जब हम एंजाइटी के रिस्पॉन्स में जो भी अपना कॉग्निटिव या बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज देते हैं, मतलब जो भी थ्रेटफुल इमेजिन थ्रेट हो या रियल थ्रेट हो, उसके रिस्पॉन्स में हम जो बिहेवियर करते हैं कॉग्निटिवली, मतलब सोच विचार से, बिहेवियरली अपने एक्शन से, जैसे कॉग्निशन वाले रिस्पॉन्स की बात की जाए तो किस तरीके से हम उसको लेकर के एजम्पशंस और बिलीव्स बनाते हैं, और बिहेवियरल की हम जाके उसको फेस टू फेस करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब स्ट्रैटेजीज जो है ना कहीं वो निर्भर करती है कि जो हमने डेंजर को परसीव किया है उससे हम किस तरीके से अपने आप को बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं, और किस तरीके से वो हमें अफेक्ट कर रहा है। इस डायग्राम को देखिए, ये दिखाता है एंजाइटी के साइकिल को कि किस तरीके से माइंड और बॉडी का जो रिलेशनशिप है वो एंजाइटी के रिस्पॉन्सेस हमारे बॉडी में क्रिएट करता है। तो पहले आप देखेंगे सेंसरी ऑर्गन्स परसीव अ पोटेंशियल डेंजर। हमारे जो भी 5 सेंसरी ऑर्गन्स है ना, कहीं पे कुछ आवाज आई, कहीं पे हमें कुछ ऐसी महक लगी, कहीं पे मान लीजिए सांप ही दिख गया, तो उस सेंसरी ऑर्गन ने कहीं ना कहीं एक सिग्नल दिया कि वहां एक डेंजर है। जैसे सांप दिख गया तो एक डेंजर आ गया वातावरण में, तो वो सेंसरी ऑर्गन क्या करेगा, ब्रेन को उसने मैसेज दिया, ब्रेन क्या करेगा, या तो फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा वाले रिस्पॉन्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करेगा। फ्लाइट मतलब जो तनाव वाली चीज है, जो डेंजर वाली चीज है, उससे भागना, फ्लाइट मतलब, और फाइट का हो गया रिस्पॉन्स मतलब भिड़ना। तो भिड़ना और भागने की जो रणनीति है वो ब्रेन तय करेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हमारे बॉडी को प्रिपेयर करेगा, वो सिग्नल देते हुए प्रिपेयर करेगा डेंजर के लिए। अभी चूंकि हमने कुछ ऐसा निगेटिव ही स्ट्रेसर देखा है, तो हम क्या करेंगे कि उसको लेकर के जो हमारे थॉट्स हैं, क्योंकि एंजाइटी के ट्रेट है हमारे अंदर और एंजाइटी वाली हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसको लेकर के बहुत एंशियस हो जाएंगे और निगेटिव थॉट्स ही हम जनरेट करेंगे। अरे सांप दिख गया, कहीं ये सांप मुझे काट ना ले, अरे सांप तो लोगों को काट लेता है, अरे सांप मेरे से ऐसे टच होके तो नहीं गुजरा। तो क्या होगा, जब हम थॉट से ऐसे एंशियस थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो इमोशंस होंगे, क्योंकि थॉट, इमोशन और बिहेवियर तीनों आपस में लिंक्ड अप होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंशियस थॉट्स क्या करेंगे, हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस जो हैं उसमें निगेटिव सेंसेशंस, लाइक आप बहुत ज्यादा इमोशनली फियरफुल हो जाएंगे, और आप लो फील करेंगे, इरिटेटेड हो जाएंगे, इस तरीके से आप के अंदर ऐसे निगेटिव सेंसेशंस आने लगेंगे। फिर क्या होगा, यू योर सेंसेस परसीव द सिम्टम्स एज डेंजर। अब थॉट से भी आप निगेटिव हैं और इमोशन से भी आप निगेटिव हैं, तो आपका जो बॉडी का जो सेंसेस है, दूसरा अदर सेंसेस है, उसको समझ आ रहा है कि अब वातावरण में कुछ ना कुछ डेंजर है, तो वो उसको परसीव कर रहा है, और यही जो परसेप्शन है वहां ब्रेन उसको रजिस्टर कर रहा है कि अब हम लोग डेंजर में हैं, है ना। फिर वो क्या करेगा कि हमारे अंदर ऐसे फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं, आपने देखा होगा एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट जो है वो या तो इंक्रीज करेगी या शॉर्टनेस होने लगेगा, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, और हाथों में कंपन होने लगेगा, पैरों में कंपन होने लगेगा, फंबलिंग करेंगे, हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, किसी को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत होगी, बार बार स्टमक अपसेट करेगा। ऐसे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स फिर
एक एक करके प्रोड्यूस होने लगेंगे, और फिर हमारा जो माइंड है और बॉडी है वो एंजाइटी को और बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से परसीव करेगा, वो जो थ्रेट है, और इसी तरीके से एंजाइटी मेंटेन होगा। तो आप देख सकते हैं कि जहां से हम परसीव करते हैं, है ना, वहां से लेकर के लास्ट में जब ब्रेन रजिस्टर कर लेता है, तो यहाँ पे निगेटिव थॉट, निगेटिव इमोशन और जो हमारे ब्रेन का प्रोसेसिंग है वो सब कितना मैटर करता है एंजाइटी के फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के डेवलप होने में। और ये एक साइकिल है, एक बार अगर ये फंक्शनिंग हुआ इस साइकिल में, तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वो साइकिल पूरा होने के बाद आप मान लीजिए वो डेंजर चला जाता है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर कुछ नया आता है तो फिर से आपका नॉर्मल रिएक्शन चेंज होके एंजाइटी के रिएक्शन का वो रूप ले लेगा। तो यहाँ पे आपको अपने फंक्शनिंग को समझना है कि कहाँ पे हमारे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, जो हमारे अंदर एंशियस थॉट या एंशियस सेंसेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइड आगे बढ़ नहीं रहा है। वैसे तो एंजाइटी के कई सारे सिम्टम्स हैं, मैं जो आपको फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में बता रही हूँ, इसमें इमोशनल सिम्टम्स अलग हैं, फिजिकल सिम्टम्स अलग हैं, मेंटल सिम्टम्स अलग हैं, बट मैं आपको ओवरव्यू ऐसे ही दे रही हूँ कि हाउ एंजाइटी लुक्स लाइक, कैसा एंजाइटी दिखता है। सिंपल नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोलें, तो जब कभी भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के ना हम बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, ये भी एंजाइटी है। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बार बार लगातार सोचते ही रहते हैं, ये भी एंजाइटी है। हम बड़े तो हो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, हम डेली लाइफ के स्ट्रेसर को अच्छे से फेस नहीं कर पा रहे हैं, बार बार परेशान हो जा रहे हैं, हमें लग रहा है नहीं, मतलब मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, ये भी एंजाइटी है। जब भी हमें सोशल सिचुएशन में, ये सोशल गैदरिंग में, सोशल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, अटेंड करना है, तो हम वहाँ पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, घबराने लगते हैं, वहाँ पे लोगों से क्या बात करेंगे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, ये भी एंजाइटी है। और कभी कभी कुछ फिजिकल सिम्टम्स ऐसे आ जा रहे हैं, जैसे पेट का खराब होना, चेहरा लाल हो जाना, कंबन आना, ये भी एंजाइटी है। और ऐसा लगना कि बहुत सारी चीजें हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे प्रोसेस करना है, कहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल अजीब सा अनुभव करना कि डिसओरिएंटेशन आप मान लीजिए, ये एक एप्रीहेंशन मान लीजिए, वो भी एंजाइटी है। कभी कभी अचानक बहुत नर्वस हो जाना, मे बी वो किसी स्ट्रेसर के सेकेंडरी हो, इतना नर्वस हो जाना कि नाखून चबाने लगना, होठों को काटना, इधर उधर चलते रहना, ये भी एंजाइटी है। और कुछ कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सोचना, और ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे सोच रहे हैं, लंबे लंबे समय तक आप सोच ही रहे हैं क्या करे क्या नहीं करे, और आपको कोई प्रॉपर हल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप सोच ही रहे हैं, तो ये भी एंजाइटी है। अगर किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो उस फीलिंग को लेकर के अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत वरी कर रहे हैं, वो भी एंजाइटी है। अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को फील नहीं कर पा रहे हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एंजाइटी में। और अगर आप लोगों से अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं, अगर आप लोगों से अपनी चीजों को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने लिए पूछने में बोलने में दिक्कत हो रही है, तो ये भी एंजाइटी है। कई लोग एंजाइटी और फियर में थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हमें फियर और एंजाइटी के इस छोटे से डिफरेंस को समझना है कि फियर एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, जहाँ पे कोई कोई ना कोई एमिनेंट थ्रेट, मतलब कुछ स्टिमुलस प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं डरने के लिए। मान लीजिए आप किसी स्टोर में गए और वहां पे किसी ने आपको रॉब करा, कहते हैं ना छिनैती आपके साथ करने की कोशिश की, और वहां पे आप डर रहे हैं,
फियर वाला रिस्पॉन्स आपके अंदर आ रहा है कि कहीं ये अभी इसने मुझे बंदूक दिखाया तो कहीं ये मुझे बंदूक से गोली ना चला के मार दे, तो ये जो फियर है, ठीक है, ये रीजनेबल फियर है क्योंकि वहां पे स्टिमुलस प्रेजेंट है, वो रॉबर्स हैं वहां पे गन है। लेकिन एंजाइटी में क्या होता है ना कि चूंकि है तो ये भी इमोशनल रिस्पॉन्स, लेकिन यहाँ पे जनरली ऐसा देखा गया है कि कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता, बट हम क्या करते हैं, फ्यूचर को एंटिसिपेट कर करके बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। अगर पुराने एग्जाम्पल की बात करें ना, कि वहां पे आप गए, वहां पे किसी ने आपको रॉब करने की, एक स्टोर में आप गए, वहां पे किसी ने आपको रॉब करने की कोशिश की, आप डरे, तो वो फियर तक सही है, लेकिन उसके बाद भी आप जितनी बार उस शॉप के बाहर से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं वो चोर ना आ जाए, कहीं वो चोर लोग दोबारा मुझे गन ना दिखा ले, मुझे मारने ना लगे, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं और वहां जाके बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, वहां जाकर के डर जो है आपका बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। एक्चुअल में वहां तो स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड जो आपके इमोशनल रिएक्शंस है वही कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को हाइटेन कर रहे हैं, तो वो एंजाइटी है। और अगर आप बिल्कुल भी सारे स्टोर में जाना छोड़ देते हैं ना उस पास्ट एक्सपीरियंस के कारण, अब डरने लगते हैं, तो ये फिर एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप लेने लगता है आगे चल के। और ये एक ऐसी कंडीशन है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी दायक है और इसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी होता है। हमें समझना है कि एंजाइटी और फियर यहाँ पे हम अलग अलग करके देख तो रहे हैं, बट अगर हम डिसऑर्डर लेवल पे जाएंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर लेवल पे, तो फियर और एंजाइटी दोनों डिसऑर्डर लेवल में प्रेजेंट होती है। एंजाइटी में भी ना दो तरीके की एंजाइटी होती है, या दो तरीके से लोग एंजाइटी से ग्रसित होते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं। पहला है स्टेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी क्या होता है ना, इसको ऐसे समझिए, ये सिचुएशनल होता है, ये टेम्पररी स्टेट होता है जहाँ पे हमारे एंजाइटी के जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मे बी वो किसी सिचुएशन के सेकेंडरी हो सकते हैं, किसी स्ट्रेस, किसी इवेंट के सेकेंडरी हो सकते हैं। इसी में पैनिक अटैक भी आता है। मान लीजिए आपने कहीं पे कोई निगेटिव इवेंट देखा, मतलब किसी में मारपीट देखा, और थोड़ी देर के लिए आप बहुत परेशान हो गए, बिल्कुल पैनिक अटैक वाली स्थिति आ गई, तो ये स्टेट एंजाइटी के अंतर्गत आएगी, जहाँ पे अचानक से डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने लगते हैं, और आपको पता होता है कि हाँ इस चीज के कारण ही ये हुआ है। ट्रेट एंजाइटी क्या होता है, वो सिचुएशनल नहीं होता है, वो टेम्पररी नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी के ट्रेट में इनकलकेटेड होता है, मतलब वो परसिस्टेंट होता है ना। जैसे ट्रेट की बात करें तो लोग कहते हैं ना कि ये इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, वो बहुत ह्यूमरस है, उसी तरीके से कुछ लोगों के ट्रेट में ही एंजाइटी होती है। और जिन उनका जो लाइफ को देखने का नजरिया होता है ना, जिनके ट्रेट में एंजाइटी होती है, वो हमेशा ही अप्रोच जो होगा वो अवॉइडेंस वाला अप्रोच होगा, बहुत निगेटिव वाला अप्रोच होगा हर चीज में, और वो उनके अंदर ना बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि स्टेट एंजाइटी वाले एपिसोड्स जो हैं उनके अंदर आए, बार बार आए। जब भी ऐसे परेशानी वाली कोई भी घटना घटती है, तो चूंकि उनके ट्रेट में एंजाइटी है, तो वो तुरंत तुरंत परेशान होने लगेंगे, एंजाइटी के एपिसोड्स शो करने लगेंगे। तो ये स्टेट एंजाइटी और ट्रेट एंजाइटी होती है। अभी हमने बात करी एंजाइटी की। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत कई डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें पैनिक डिसऑर्डर भी आता है। और पैनिक डिसऑर्डर की बात करें तो पहले पैनिक अटैक हमें समझना है, वो भी एंजाइटी के अंतर्गत ही आता है, पैनिक अटैक। तो पैनिक अटैक क्या है? पैनिक अटैक जो है ना, इट इज एन इंटेंस एंड सडन फीलिंग ऑफ फियर। बहुत इंटेंस मतलब बहुत गहरा और अचानक से आने वाला फियर का वो एपिसोड है, जहाँ पे हम बहुत डर जाते हैं और अजीब सा डिसकंफर्ट फील करते हैं, और उसमें कई सारे मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। और ये इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पे होते हैं ना कि हमारे डेली फंक्शनिंग को, ये उस समय हम जो भी कर रहे होते हैं उसको डिसरप्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें पैनिक अटैक के मेंटल सिम्टम्स की, तो क्या होता है कि अचानक से जब आप डरते हैं ना, डर आपको लगने लगता है, हाइटेंड हो जाता है आपका फियर का फीलिंग, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ना कि आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं वो अनरियल है, उनका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, जिसको कि
साइकियाट्रिक टर्म में डीरियलाइजेशन बोला जाता है। तो एक्सट्रीम लेवल पे जो लोग चले जाते हैं एंजाइटी में, जो बाउंड्स ऑफ अटैक्स होता है, एंजाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक होता है, तो उसमें डीरियलाइजेशन भी देखा जाता है ऐसे लोगों में। और साथ ही वो अपने आसपास की चीजों से बहुत डिटैच सा फील करने लगेंगे। उनको पता नहीं मेरी मम्मी पास में खड़ी है, उनसे बात करना है, या कौन खड़ा है, या मैं किस सिचुएशन में हूँ। वो जिस भी सिचुएशन में रहेंगे उनका ब्रेकडाउन वहीं पे होना शुरू हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं डीपर्सनलाइजेशन को इंडिकेट करता है। मे बी उनको अपनी आइडेंटिटी का भी ज्ञान थोड़ी देर के लिए चला जाए, और उनको ऐसा लगेगा कि मतलब ये डर लगेगा कि अब वो इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ये जो भी हो रहा है उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, और वो बिल्कुल क्रेजी टाइप से हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। और अब तो एक ही है रास्ता कि मैं यहाँ से अब निकल लूंगा, या मैं तो मर ही जाऊंगा, ये इतना ज्यादा हाइटेंड वाला अटैक है कि मैं चल दूंगा दुनिया से। ये मेंटल सिम्टम्स में आता है। अगर इसके फिजिकल सिम्टम्स की बात करें पैनिक अटैक के, तो क्या होता है उसमें, जब अचानक से आप डर गए तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, दिल जोर जोर से धड़केगा, पसीने आने लगेंगे, हाथ पैरों में कंपन होने लगेगा, आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस में दिक्कत होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, गला दब रहा है, और बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होने लगेगा। आप बहुत चक्कर जैसा फील करेंगे, उल्टी जैसा फील करने लगेंगे, और आपको आपके पेट में अजीब सा डिस्ट्रेस वाला फीलिंग होने लगेगा, तो पेट खराब होने लगेगा, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जैसा मैं पहले बताई हूँ, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आपके आसपास सब घूम रहा है, आप एक जगह खड़े नहीं रह पा रहे हैं, आपके सर में ऐसे टिकने की भी ताकत नहीं है, और आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल गिर जाएंगे। आपके हाथ और पैरों में बिल्कुल नंबनेस आ जाएगा, मतलब काम ही करना वो बंद कर देगा, शून्य जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, और कांपने लगेंगे, लाल हो जाएंगे। तो ये सब फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। और अगर हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू DSM-5, पैनिक अटैक हम तभी कह सकते हैं किसी को आया है जिसमें मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स के कम से कम 4 जो सिम्टम्स हैं वो मौजूद होते हैं। अभी अगर हम इसके केस कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कैसे डेवलप करता है पैनिक अटैक किसी व्यक्ति के अंदर, तो पहले क्या करता है ना व्यक्ति, जब एंजाइटी बढ़ती है, फियर में होता है, तो जाहिर सी बात है कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, तो उनका ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो वो क्या करेंगे, ब्रीदिंग रेट पे पूरा फोकस कर देंगे। मेरी ना सांस जो है वो सही से नहीं चल रही है, जो बॉडीली सेंसेशन है, अब आप उसमें अपना पूरा ध्यान फिक्स कर दे रहे हैं। जहाँ मैं आपको बताई थी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में इम्पेयरमेंट होता है तो फिक्सेशन और प्री ऑक्यूपेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्री ऑक्यूपाइड और फिक्सेट कर दे रहे हैं अपने बॉडी सेंसेशन पे अपना अटेंशन। अब ऐसे भी अगर अपने पलकों पे अपना पूरा अटेंशन देने लगेंगे, आपको अभी तो पता नहीं चलता है कि कितनी बार झपक रहा है और उठ रहा है, लेकिन अगर आप हाइपर विजिलेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, आप महसूस करने लगेंगे हाँ ये झपक रहा है, ये उठ रहा है, ये गिर रहा है। तो पैनिक अटैक के समय व्यक्ति क्या करता है कि अपने बॉडी सेंसेशन पे बहुत ध्यान लगेगा, देने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वो ब्रीदिंग रेट पे अगर फोकस करने लगेगा कि नहीं ये या तो बहुत तेज चल रहा है या तो बहुत धीरे चल रहा है। फिर उसके बाद उसको तुरंत एक निगेटिव थॉट जनरेट करेगा, वो आएगा उसको, क्या ये डेंजर है, क्या मेरे अंदर कुछ परेशानी हो गई है। फिर क्या होगा, वो एप्रीहेंसिव हो जाएगा, पता नहीं क्या है, कैसे है, क्या होगा, डरना शुरू करेगा। फिर एंजाइटी क्या करेगा, उसके बॉडी सेंसेशंस में जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है और वो जो निगेटिव थॉट है उसको और स्ट्रेंथन करने लगेगा, और व्यक्ति ऐसे स्टेटमेंट बोलने लगेगा, निगेटिव स्टेटमेंट, ये तो बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो और ज्यादा अपने बॉडीली सेंसेशन पे ध्यान देने लगेगा, और ज्यादा एप्रीहेंसिव होने लगेगा, और फिर उसके थॉट, अभी तक तो निगेटिव थॉट है लेकिन फिर उसमें एरर्स आने लगेंगे और थॉट में डिस्टॉर्शन होने लगेगा, थॉट के एरर्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो कैटेस्ट्रोफाइजेशन करने लगेगा, मतलब छोटी सी चीज को बहुत बढ़ा करके आंकने लगेगा। मैं तो अब निकल ही लूंगा दुनिया से, मैं मर जाऊंगा, ये कंडीशन बहुत बुरी है, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो अब बहुत परेशानी में हूँ, ऐसा करके
उसके कॉग्निशन में डिस्टॉर्शंस आने लगेंगे, और फिर क्या होगा, उसकी पैनिक की जो फीलिंग है ना, ये पैनिक का स्टेट हो गया, और ये पैनिक वाला स्टेट जो है वो एकदम पीक पे पहुंच जाएगा और वो अटैक का रूप ले लेगा। अभी हमने जाना एंजाइटी क्या है, कैसे हमारे अंदर क्रिएट होती है, मेंटेन होती है, फिर हमने जाना कि पैनिक अटैक क्या है, वो कैसे उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है। अब हम जानते हैं कि एंजाइटी और पैनिक का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर हम कुछ कोपिंग स्किल्स की बात करें तो एंजाइटी के लिए जनरली जो भी पेशेंट्स होते हैं, चूंकि कुछ फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं ना एंजाइटी के, तो उनको सिंपल सिंपल ऐसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स बता सकते हैं या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि फायदेमंद होता है आप जिस समय एंजाइटी के स्टेट या पैनिक अटैक के स्टेट में होता है। तो एंजाइटी के लिए जो पहला टेक्निक होता है ना, वो होता है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, हम अपने इमोशंस, जो निगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एंजाइटी के समय, उसको थोड़ा सा मैनेज करना सीख जाते हैं, और हमारा जो ब्रीदिंग रेट है उसको थोड़ा सा इफेक्टिव करते हुए किसी भी समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग का। उसके लिए सिंपल, अगर आपको लेटना है आप लेट जाइए, या अगर आप किसी भी शांत जगह में, जो जगह आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है, जहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, वहां पे आप अगर बैठना है तो बैठ जाइए, और अपना हाथ जो है अपने एब्डोमेन पे रखिए, आंख बंद कीजिए, और लंबी सांस नाकों से, अपने नाक से अंदर लेंगे, और फिर उसको थोड़ा होल्ड करेंगे। सांस इतनी लंबी इस तरीके से लेंगे ना, इनहेल करेंगे, कि जब आपने जो हाथ रखा है ना अपने एब्डोमेन पे, आप सांस लेंगे तो क्या होगा, सांस अंदर आप भर रहे हैं तो आपका पेट देखेंगे वो थोड़ा सा राइज होगा, आगे की तरफ निकलेगा, तो आपके हाथ में भी वो फीलिंग आएगी। इतनी लंबी गहरी आपको सांस लेनी है। फिर थोड़ी देर सांस को ऐसे रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे आपको मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। और जब आप मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे तो याद रखिएगा कि आपका जो लिप का मूवमेंट होगा ना, जैसे हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो उस तरीके से आप स्ट्रॉ वाला जो आपका लिप का शेप होता है, वैसे आप सांस को बाहर छोड़िएगा। इसको आप इस तरीके से टाइम्ड कर सकते हैं कि 4 सेकेंड के लिए इनहेलेशन, मतलब इनहेल करेंगे ब्रीथ को 1 2 3 4, फिर 4 सेकेंड के लिए ब्रीथ को पॉज करेंगे 1 2 3 4, फिर जब एक्सेल करेंगे तो ये धीरे धीरे करना है ना, तो 1 2 3 4 6 करके आप इसको एक्सेल करेंगे। तो जब भी आप एंजाइटी में होंगे, ये डीप ब्रीदिंग टेक्निक को आपको प्रैक्टिस करना है, और कम से कम 3 से 5 मिनट तक जब आप इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा, आपके एंशियसनेस में, आपके निगेटिव इमोशन में आप थोड़े रिलैक्स हो पाएंगे। दूसरा जो टेक्निक है एंजाइटी का, उसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक कहा जाता है। इसमें जनरली बॉडी के कई पार्ट को धीरे धीरे हम पहले तो थोड़ा सा टाइट करवाते हैं, और फिर मतलब उसमें थोड़ा सा टेंशन देते हैं, और फिर धीरे धीरे रिलीज करवाते हुए रिलैक्सेशन का अनुभव करवाते हैं। ये उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आप देख सकते हैं। मैं बहुत प्रिसाइजली बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का होता है, जहाँ पे जनरली हम प्रेफर करते हैं कि जो भी पेशेंट है उनको शांत जगह में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जैसा कोई स्टिमुलस ना हो, साउंड वाला कोई स्टिमुलस ना हो जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर पाए। तो आप अगर खुद में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप शांत अंधेरे कमरे में लेट जाइए, एकदम कंफर्टेबल पोजिशन में, और जो जो ये एरिया लिखा है बॉडी का जिसमें आपको टाइटन करना, रिलीज करना है, उसका ध्यान रखना है आपको। और इसमें याद रखेंगे कि जब भी आपको टाइटन करने के लिए कहा जाए तो 10 सेकेंड्स के लिए ही उस पर्टिकुलर आपको एरिया को, बॉडी के एरिया को टाइट करना है, और फिर धीरे धीरे आपको वहां पे अटेंशन देते हुए, जब टाइट करेंगे पूरा अटेंशन वहां देंगे, और फिर धीरे धीरे आपको उसको रिलीज करना है। और जैसे जैसे आप रिलीज करेंगे ना, वैसे वैसे आप रिलैक्सेशन का पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में रिलैक्सेशन का अनुभव करेंगे। ठीक है, ऐसे बताती हूँ कि जैसे ये शुरू होता है, या तो हेड टू टो होगा या टो टू हेड होगा। तो ये फीट से शुरू होता है, तो मान लीजिए ये हमारा फीट है, तो हम क्या कहेंगे कि पहले आपको फीट को थोड़ा सा टाइट करना है टोस से, और फिर 10 सेकेंड तक उसको टाइट करना, टाइट करते हुए वहां पे जो टेंशन हो रहा है उसको फील करना है, और फिर 10 सेकेंड के बाद धीरे 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 उसको
आपको रिलीज करना है। और जब आप रिलीज कर रहे हैं ना, तो अपने आप को रिलैक्स भी बोल सकते हैं। और फिर रिलीज करते हुए फिर थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर आएंगे। फिर आपके काव मसल्स को वैसे ही आपको थोड़ा सा टेंस करना है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फिर धीरे धीरे 10 सेकंड तक अटेंशन देने के बाद रिलीज करना है। इसका मेन जो फंडा ये होता है कि हमारे माइंड और बॉडी का जो रिलेशनशिप होता है, आपने देखा होगा कि जब हम मेंटली किसी चीज से परेशान होते हैं तो फिजिकली भी हमें कुछ करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। तो कुछ नहीं यार, चलो या तो सो जाओ या तो जो काम करना है करें। लेकिन हम फिजिकली इनएक्टिव हैं तो मेंटली भी इनएक्टिव होते हैं। लाइक मेंटली इनएक्टिव हैं तो फिजिकली इनएक्टिव। जैसे मैं बताई, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, सो लो। फिजिकली बहुत थके हुए हैं तो फिर भी लगेगा अरे कुछ नहीं करना है, जाके सो लो। तो ये माइंड बॉडी का रिलेशनशिप होता है। मेंटली एक्टिव हैं तो हम फिजिकली एक्टिव हैं, और फिजिकली एक्टिव हैं तभी हम मेंटली एक्टिव हैं। तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी के एक एक पार्ट को धीरे धीरे करके रिलैक्स करेगा। और बॉडी जब रिलैक्स हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें मेंटल रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो जेपीएमआर, जिसको जैकब्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहा जाता है, ये उसका एक छोटा पार्ट है जो आप एंजाइटी के समय उपयोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि माइंड बॉडी रिलेशनशिप के थ्योरी पे बेस्ड है। और ये रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा टेक्निक है। अभी जब मैं एंजाइटी की बात कर रही थी ना, तो मैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात कर रही थी, डिस्टर्ब्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की। तो क्या होता है ना कि एंजाइटी के समय थॉट का, निगेटिव थॉट का बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है। ये थॉट, जैसे हमारे ब्रेन में दो तरीके के थॉट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव होता है, एक होता है निगेटिव। और थॉट, इमोशन, बिहेवियर हम जानते हैं तीनों आपस में लिंक्ड है। तो जो थॉट होगा वैसे ही इमोशन होंगे, वैसे ही आपका बिहेवियर भी होगा। अभी जो मैं एग्जाम का एग्जाम्पल दे रही थी ना शुरू में, कि अचानक से किसी ने बोल दिया कि आपको एग्जाम देना है, थॉट क्या आएगा अगर निगेटिव है? अच्छा एग्जाम है, देना है, कैसे दे पाएंगे इतनी जल्दी, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, हम 3 घंटे बैठ पाएंगे कि नहीं। अब चूंकि थॉट निगेटिव है तो इमोशन भी निगेटिव होगा। आप एंशियस रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, एंगर भी हो सकता है। और जब आप जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, इतने एंशियस रहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लिखना है, अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि निगेटिव इमोशंस बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये थॉट और इमोशन निगेटिव है तो क्या हो रहा है, बिहेवियर की प्रोडक्टिविटी भी लो होगी, मतलब निगेटिव बिहेवियर। लेकिन अगर आपने थॉट के स्तर से एंजाइटी को लेकर के एक पॉजिटिव व्यू बना लिया कि ठीक है ना, जो भी होगा वो देखा जाएगा, एग्जाम ही तो है, जितना आता है लिखेंगे, जो नहीं आता है छोड़ देंगे, बाकी देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं चूंकि थॉट से आप पॉजिटिव हैं तो इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे, आप चीयरफुल होंगे, यूथाइमिक होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो दिमाग में आ रहा है। चूंकि आप एंशियस है नहीं तो अच्छे से आप उसको कहानी बना बना के लिख पा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, बिहेवियर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो आप देखिए कि कैसे प्रोडक्ट, जो पॉजिटिव थॉट है वो इमोशन को पॉजिटिव कर रहा है और बिहेवियर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, और कैसे जो निगेटिव थॉट है वो इमोशंस को निगेटिव कर रहा है और बिहेवियर की प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इमोशन और बिहेवियर को आपको पॉजिटिव रखना है तो थॉट को पॉजिटिव रखने की बहुत जरूरत है। क्या होता है ना कि एंजाइटी में निगेटिव ही थॉट्स होगा, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, अब तो ऐसे ही होगा, है ना, जहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इरेशनल थॉट्स होंगे, इलॉजिकल थॉट्स होंगे। आपको क्या करना है, अपने इस इरेशनल थॉट्स को चैलेंज करना है। इसके लिए आपको इन थॉट्स को ट्रायल पे डालना है। मुझे ये थॉट आया कि ऐसा कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए गलत हो जाएगा। तो अभी उस थॉट को चैलेंज करने के लिए मुझे प्रॉपर एविडेंस इकट्ठे करने हैं जो उसको सपोर्ट करे, फॉर में और अगेंस्ट में, कि हाँ ये होगा, ऐसे होगा, क्योंकि ये जो एविडेंस है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उन एविडेंसेस को कंपेयर करते हुए आप एक नतीजे पे पहुंचिए कि ये जो थॉट है ये एक्यूरेट है या नहीं है, इसको वैल्यू देना है या नहीं देना है। इसके लिए आप सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, जो सीबीटी का एक टेक्निक होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें जो थॉट हमें एंजाइटी दे रहा है ना, एंजाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप से पूछते हुए, ये बुरा हो जाएगा क्या, ये बुरा होने वाला जो मेरा थॉट है ये किसी फैक्ट्स पे बेस्ड है या बस ऐसे ही फीलिंग है। अगर मेरा फ्रेंड सिचुएशन में होता तो क्या बेस्ट फ्रेंड, तो क्या वो भी सिचुएशन को ऐसे परसीव करता कि कुछ बुरा हो जाएगा?
और क्या चांसेस है कि कुछ बुरा होगा ही होगा, कितने परसेंट चांस है। और अगर बुरा हो भी जाए तो क्या है, मेरी जान चली जाएगी, जान की क्या गारंटी है। तो इन केस में मुझे जो डर है ये बुरा हो जाएगा और हो भी जाए, तो वो कितने दिन तक बुरा बन के रहेगा, या वो बुरा वाला सिचुएशन क्रिएट करके रखेगा, 1 वीक, 1 महीने, 1 साल, या पूरी जिंदगी। इस तरीके से आपको अपने इरेशनल थॉट्स को क्वेश्चन करना है, ट्रायल पे डालना है, ताकि ये आपके अंदर एंजाइटी वाले थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को क्रिएट ना करे। इसी में होता है एक इमेजरी टेक्निक। अभी जैसे आपको पता है कि थॉट इतना पावरफुल है कि वो इमोशन और बिहेवियर को डायरेक्ट कर सकता है, तो हमारा जो इमेजिनेशन का पावर है ना, वो भी इतना पावरफुल है कि वो हमारे अंदर एंजाइटी की फीलिंग को हटा सकता है। सिंपल है, इसमें आपको इमेजिन करना है, इमेजरी टेक्निक कहा जाता है। ऐसी चीज को इमेजिन करना है ना, ये भी रिलैक्सेशन टेक्निक का ही एक पार्ट है। शांत जगह पे लेट जाइए, बैठ जाइए, और जो भी चीजें आपके लिए काम है, सूदिंग है, उसको मेंटली, कॉग्निटिवली उसका एक इमेज बना के आप उसको इमेजिन कीजिए। जैसे किसी को बीच का जो सी शोर है वो बहुत पसंद है, किसी को अपना बेडरूम ही अच्छा लगता है, किसी को माउंटेन का टॉप बहुत अच्छा लगता है, किसी को और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पार्टी या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है वो वाला जो व्यू है उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है, जो भी इमेज आपके लिए सेल्फ सूदिंग कामिंग है उसको लेट के आराम से आंख बंद करके इमेजिन करना है। 5 से 10 मिनट के लिए आपको ये करना है। और जब आप इसको इमेजिन करेंगे ना, तो इसमें आपको अपना 5 सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग करना है। जब आप उसको इमेजिन कर रहे हैं तो आंखों से आपको, आंख बंद करते हुए पूरे अच्छे तरीके से वहां पे जो भी हो रहा है उसको देखना है, डिटेल्स को नोटिस करना है, आप कितने दूर पे खड़े हैं, क्या क्या चीजें आपके सराउंडिंग में आपको दिख रही है, हर छोटी छोटी चीजों को आंखों से इमेजिनेशन में ही आपको देखना है। कानों से वहां पे आप अगर समुंदर किनारे हैं तो समुंदर की लहरों को सुनना है, ये लहरें शांत हैं या तेजी से आ रहे हैं जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। बहुत क्लोजली आपको अपना ध्यान उधर रखना है कि हर छोटी छोटी चीजों को आप वहां पे फील कर पाए। और टेस्ट का जो हमारा सेंसेशन है, अगर आपको वहां पे बैठ के नारियल पानी पीना है, आप उसको भी इमेजिन कर सकते हैं, उसके टेस्ट को भी फील कर सकते हैं। ये सब इमेजिनेशन के पावर में है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में बहुत पावर होती है। उसके फ्लेवर को भी फील कर सकते हैं, उसका टेस्ट अनुभव कर सकते हैं। और स्किन से आप क्या कर सकते हैं, टच से आप क्या कर सकते हैं कि क्या आप समुद्र की लहरें आपके पैरों तक आ रही है, पानी, ठंडा ठंडा पानी जब आपके शरीर पे लग रहा है तो वो कौन सा ऐसा परिवर्तन ऐसा आ रहा है, ठंड सा लग रहा है या अजीब सा लग रहा है, क्या टेम्परेचर है, उसको आपको फील करना है। नोज से आपको क्या क्या वहां पे सुगंध, मिट्टी की सुगंध आ रही है, पानी का क्या हो सुगंध आ रहा है, इस तरीके से आपको पूरा इमेजिन करना है 5 सेंसरी ऑर्गन का उपयोग करके। ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक है और कहीं ना कहीं एंजाइटी में इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल देखा गया है, एंजाइटी के सिम्टम्स को लोअर डाउन करने के लिए। अब हम आते हैं पैनिक अटैक को मैनेज करने के टेक्निक्स के ऊपर में, उनको डील करने के टेक्निक के ऊपर में। तो सबसे पहले पैनिक अटैक को लेकर को जो मिथ्स है ना, उस पे ध्यान देना है। पैनिक अटैक ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक ही आ गया है आपको। थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज कीजिए। ये थोड़ा सा डरावना लगता है और ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक जैसा है या कोई फिजिकल हार्म जैसा है, लेकिन ये एक्चुअल में ना एक डर ही है, कुछ और नहीं है। और इस डर को हमने हाइटेंड कर रखा है। ये थोड़े समय का होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 10 मिनट 30 मिनट जाएगा, बट बहुत ज्यादा अगर आपके सिम्टम्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो घंटों तक जा सकता है। बट ये इंटेंस होने के बावजूद ब्रीफ ही होता है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है। और ये अचानक से ही होता है और कुछ ना कुछ इसका क्लोज लिंक्ड होता है, मे बी स्ट्रेसर के सेकेंडरी होता है, किसी को क्राउडेड प्लेस मतलब भीड़ भाड़ में जाने के समय पैनिक अटैक हो जाता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के समय हो जाता है, घर से बाहर जाने पे होता है। तो ये नॉर्मल है, अगर आपके अंदर वो टेंडेंसी है तो वो होगा। आपको अपने लिए, अपने आप को उसके लिए इक्विप्ड करना है। और ये जब हम बहुत ज्यादा
थोड़ी थोड़ी बातों पे चिंता करने लगते हैं, तनाव में आ जाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, तब ये हमारे अंदर ऐसे अटैक्स होते हैं। और अगर हम अपने इन टेंडेंसीज को चेंज कर दें तो हम ये अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें भी कई सारे स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं, जो कि इस पीपीटी में पूरा डिटेल में मैं लिखी हूँ, ताकि जब आपको बाद में ये पीपीटी मिले तो स्टेप बाय स्टेप आप इन चीजों को फॉलो कर पाए। जैसे ये 6 स्टेप अप्रोच है, जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है, अपने इमोशंस को आउटगो करने के लिए परमिट करना है, ब्रीथ करना है, कुछ इनर डायलॉग्स को भी रिहर्स करना है, जिस समय पैनिक अटैक आया होता है उस समय उसे डील करने के लिए। उसके बाद अपने आप को किस तरह उस अटैक वाले सिचुएशन में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, या जो एक ऑरा बनता है ना कि अब अटैक आना है, तो भी आप उस समय इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, और अपने आप को समझाते हुए कि हाँ ये लेट टाइम पास, ये चला जाएगा, इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। सेंसरी अवेयरनेस के कई ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें पहला ये है, दूसरा जब आप पढ़ेंगे डिटेल में आपको पीपीटी तो पता लगेगा। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस में दूसरा भी है कि जब आपको ऑरा फील होने लगे कि हाँ पैनिक अटैक आ रहा है, तो आपको पहले अपनी आंखों को बंद कर लेना है, अपने रूम को देखना है, अपने सराउंडिंग को महसूस करना है, जो भी टच करने के लिए, अदर पिलो है, सॉफ्ट टॉय है, बॉल है, उसको टच से आपको फील करना है। यहाँ भी आप अपने 5 सेंसरी ऑर्गन का उपयोग करते हुए ग्राउंडिंग हो रहे हैं, ठीक है, तब रियलिटी में ही ग्राउंडेड हो रहे हैं। फिर ये सारे टेक्निक्स हैं जो आप देख सकते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। इसमें एक और टेक्निक है, हियर्स द 5 4 3 2 1 गेम भी खेल सकते हैं। जब आपको लग रहा है मुझे अटैक आने वाला है, तो मुझे अपने आसपास 5 चीजों को देखना है, 4 चीजों को फील करना है, 3 चीजों को सुनना है, और 2 चीजों को स्मेल करना है, और एक चीज के बारे में सोचना है जो मेरे से जुड़ी है और मेरे लिए अच्छी है। और कॉग्निटिवली अवेयर रखना है पैनिक अटैक के टाइम आपको, कि मैं मतलब अपने ओरिएंटेशन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको मेंटल सिम्टम्स में बताया कि डीरियलाइजेशन होता है, डीपर्सनलाइजेशन है, तो वहां पे आपको कंटिन्यूअसली उस अटैक के पीरियड में बोलना है कि मैं कहाँ हूँ, हाँ आज कौन सा दिन है, आज ये डेट है, आज ये मंथ है, आज ये साल है, मैं इतने साल का हूँ, ये सीजन है। इस तरीके से ओरिएंटेड रखना है ताकि आपको वो डीरियलाइजेशन वाली फीलिंग ना हो। तो ये कॉग्निटिव स्ट्रेटजी ही है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। हेलो मैम, हेलो मैम, सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि क्या एक एक करके प्रश्न पूछें। पूजा राय जी, मनोज कुमार जी, इतनी बेहतरीन, इतनी व्यवस्थित रूप से मैम ने समझाया है कि प्रश्न तो अतिरेक के मन में, सबके मन में कहीं न कहीं कुछ भाव आ रहा है, लेकिन एक एक करके, जैसे मनोज जी आप अपना प्रश्न रखें, उसके बाद पूजा जी रखें। I am saying this all PP, all slides on explanation of topics of ma'am will have been sent in our WhatsApp. Yes or not? All slides on your topic. You will get the slide. Nagesh sir will send you the slides. All slides, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Your explanation very nice. Thank you. We have understand and enriched. Thank you, sir. You liked it. Okay, ma'am. Thank you. पूजा जी, अगला प्रश्न आप करें। पूजा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? आज के विषय पर, विषय की मांग के अनुरूप आपने जो अनुभवित भाव रखे हैं, निश्चित ही वह आवश्यकता और आवश्यकता की पूर्ति को प्रतिपूरित करता हुआ, और जो उदाहरण आपने आसपास के वातावरण से देते हुए कैसे हम एंजाइटी या भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक अस्वस्थता से कैसे स्वस्थता की तरफ बढ़ेंगे, उसके लिए हम क्या क्या उपागम प्रयोग करेंगे, उनका उदाहरण सहित जो आपने भाव रखा, वह निश्चित ही
अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा। मैम संगीता जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? संगीता जी अगर किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो अभी 3 मिनट मैम के पास में है। 3 से 4 का समय मैम से रिक्वेस्ट किया गया था, उनसे प्राप्त हुआ है। 3 मिनट का समय है, आप चाहें तो प्रश्न आपके हो तो आप रख सकते हैं, अन्यथा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कार्यक्रम में। हमारे प्रतिभागी जी पीपीटी मैम के द्वारा जो प्रेजेंट की गई है, जैसा Actually, sir, ma'am have explained it nicely. Actually, ma'am have explained all the things nicely. And though the all matters when we face the practical field, we should remember the matter. And therefore, I request send all slide in PPT form. Okay, sir. जी जी पीपीटी हम आपको सेंड कर देंगे। पीपीटी आप सभी को मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहें। पीपीटी का कोई इशू नहीं रहेगा। मैम की पीपीटी हमारे पास आ चुकी है, उनका आदेश भी है, हम आप सभी को भेज देंगे। Actually, in our research time, we follow the subject matter and keep the same in our mind to apply in the practical field. Okay, sir? ठीक ठीक, थैंक यू। आप सभी Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. आप सभी प्रतिभागियों को ज्ञात कराना चाहेंगे सीआरसी लखनऊ में स्थापित अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र, जो अपनी निरंतरता के साथ सेवाएं प्रदान कर रहा है और विद्यालय पूर्व की अवस्था को प्राप्त हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भिन्न भिन्न स्तरों पर अपने पुनर्वासीय शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहा है। तो उस हेतु आप सभी प्रतिभागी अधिक से अधिक जन जागरूकता का क्रम एवं हम तक पहुंच बनाने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अभिभावकों तक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर क्लास डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र जो सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में है, उसकी पहुंच को और विस्तृत करने हेतु सूचनार्थ करें, उन्हें अवेयर करें और अधिक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं को सीआरसी तक पहुंच बनाने में सहयोग करें। आपका यह आज का दिवस जो हम मानसिक स्वस्थता की तरफ बढ़ने के क्रम में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक के अंतर्गत आज का यह जो कार्यक्रम आपके समक्ष है, यह सीआरसी लखनऊ के द्वारा निरंतरता के साथ 9 तारीख तक बनाया जाता रहेगा। आज हम ऑनलाइन आदरणीय डॉक्टर ईशान्या राज मैम के विचारों को सुने हैं। कल और परसों ऑफलाइन सीआरसी की गतिविधियां रहेंगी। भिन्न भिन्न स्तरों पर हम भिन्न भिन्न समूहों में, टोलियों में जा करके अवेयरनेस कैंपों का आयोजन करेंगे और उस पर मानसिक स्वास्थ्य की संपूर्णता को कैसे और विस्तृत किया जाए इस पर बात की जाएगी। फिर 9 तारीख को हम अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों के साथ आप सभी के बीच आएंगे। पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर ईशान्या राज मैम का, जिन्होंने आमंत्रण स्वीकारा और आज के इस दिवस पर अपने बौद्धिकता से युक्त भावों को हमारे बीच रखा, उदाहरणों को हमारे बीच रखा और यह सुनिश्चित किया कि ऐसे विषयों पर विशेषज्ञताओं को कैसे इंगित किया जाता है, कैसे रखा जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सुरेश कुमार सर का, जिनके निरंतर प्रयास से किया गया और कार्यक्रम को स्वरूप प्रदान किया गया। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ श्री अमित कुमार सर का, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, इसके अथक प्रयास से कार्यक्रम को हम लोग ऑनलाइन मोड पे कर पाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ श्री विकास मिश्र सर का, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, जो आयोजन के क्रम में एक बृहत्तर भाव की स्थापना में लगे रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमें आशीर्वचन प्रदान करने के लिए हमारे साथ 2 अभिभावक के रूप में जुड़े हुए आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका PDU NIPBD न्यू दिल्ली का,
तथा निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ का, जिनके आशीर्वचन से हम ऐसे कार्यों को, ऐसे रचनात्मक गतिविधियों को, बौद्धिक गतिविधियों को आप सभी को समक्ष लाते हैं। आप सभी प्रतिभागियों का सीआरसी लखनऊ की तरफ से बारंबार धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज के विषय पर एक विशिष्ट विशेषज्ञ की विशेषज्ञताओं को सुना, समझा, जाना और उनसे परिचित हुए। आशा और विश्वास है आज मैम के द्वारा बताई गई विधियों को हम आप सभी अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। आवश्यकता पर हम उसे एक दूसरे से चर्चा पर चर्चा करेंगे, घर जाकर के ऐसे विषयों की मर्मज्ञता की तरफ चिंतन करेंगे और इसके विस्तार के क्रम में और अधिक बातें करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः डॉक्टर ईशानिया राज मैम को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को धन्यवाद। सभी लोग फीडबैक भर लें, तत्पश्चात आप सभी लेफ्ट कर। सादर धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, can I left? Can I leave, sir, from the meeting? না না আমি সুজাকে ফোন করে বললাম তো মনে করছে মা তুমি চলে যাবো তো ওটা হবে না পোলাও করে নাও দিয়ে পাঠিয়ে দাও। বললাম না আমি অন্যদিন দিয়ে করে দিব। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো কালকে পরানপুর যাওয়ার কথা হচ্ছে, প্রিয়াংশু কি যাবে? Can I leave, sir? মানে জয়ে ট্যাক্সি করা হয়েছে। ঠিক আছে, ওই তো শিবা যাওয়ার কথা বলছিল, তখন ফোন করছে মা ট্যাক্সি করে নাও, তাহলে আমি আর ফোন যাবো, বাবুকে দেখতো কালকে ঘুরে চলে আসলো। পরশু দিন বাবু प्रोग्राम का समापन हो चुका है, आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। Okay, sir.